वीडियो के अंदर डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कवर कर रहे थे। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको फील्ड मैग्नेट और कम्यूटेटर के बारे में बताया। कम्यूटेटर के अंदर हमने एक चीज जो कि डिफरेंट देखी थी वो ये थी कि इतना तो सभी लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन कम्यूटेटर का साथ ही साथ एक और पर्पस होता है कि रोटर का जो एमएमएफ है वो स्टेटर एमएमएफ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखा जाता है। अगर स्टेटर का एमएमएफ स्टेशनरी तो रोटर का भी स्टेशनरी, अगर स्टेटर का एमएमएफ घूमेगा तो रोटर का भी घूमेगा, ठीक है। बट दोनों आपस में क्या रहेंगे? स्टेशनरी। और हमने ये भी देखा था फील्ड पोल की शेप के हिसाब से फ्लक्स डेंसिटी की शेप डिसाइड होती है। अगर शैम्फर्ड पोल लेते हैं तो साइनोसॉइडल, और अगर आर्क शेप्ड पोल लेते हैं तो फ्लैट टॉप, ठीक है। ये सारी बातें हमने कवर की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम कंस्ट्रक्शन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ नई बातें हम लोग समझेंगे। अब देखो, सबसे पहला जो मैं पार्ट लेने वाला हूं कंस्ट्रक्शन के अंदर अगला, दैट इज योर ब्रशेस। अब देखो, ब्रशेस के बारे में कुछ हद तक हम लोगों ने मटेरियल वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। वहां मैंने स्पेसिफिकली एक मटेरियल तुम्हें बताया था, कार्बन, दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रशेस इन एनी रोटेटिंग मशीन, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला काम ये पूछूं कि भाई ब्रशेस का पर्पस क्या होता है, तो ब्रशेस का पर्पस क्या है कि जो टर्मिनल रोटेटिंग है उन्हें स्टेशनरी बना के मशीन के बाहर निकालना। अब देखो, जैसे एसी मशीन थी या एसी जनरेटर था, उसमें स्लिप रिंग थी, स्लिप रिंग घूमती है, लेकिन बाहर आने वाला टर्मिनल अगर घूमेगा तो उसमें लोड कैसे जोड़ दोगे? भाई एक चीज सोचो, जैसे मान लो बैटरी एक लाए हो तुम, बैटरी के दो टर्मिनल निकल रहे हैं, वो टर्मिनल ही घूमे जा रहे हैं। अगर वो टर्मिनल ही गोल गोल घूमने लगे तो तुम उससे कुछ कनेक्ट कैसे कर दोगे? यानी मशीन के बाहर आने वाले टर्मिनल क्या होने चाहिए? स्टेशनरी। इसीलिए हमने क्या किया था कि स्लिप रिंग पे ब्रशेस रख दिए थे। अब ब्रशेस क्या करते हैं? स्लिप रिंग को टच करते रहते हैं और वो ब्रशेस स्टेशनरी रहते हैं, भले ही स्लिप रिंग कितना भी रोटेट करे। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अंदर के टर्मिनल रोटेटिंग बट बाहर आने वाले टर्मिनल स्टेशनरी। सेम चीज हमने डीसी जनरेटर में की। उसका कम्यूटेटर कितना भी घूमता रहे बट कम्यूटेटर को टच करने वाले जो ब्रशेस होते हैं वो हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, और अगर वो ब्रशेस स्टेशनरी रहेंगे तो बाहर के टर्मिनल भी स्टेशनरी। तो इसमें लिखना, ब्रशेस इन अ रोटेटिंग मशीन, brushes in a rotating machine are used to make rotating terminal stationary when terminals are brought out of the machine, ठीक है। तो जब टर्मिनल्स को मशीन के बाहर निकालते हैं तो रोटेटिंग टर्मिनल को स्टेशनरी बनाने का काम करता है ब्रश। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रशेस कार्बन से बनते हैं, ठीक है। उसका मैंने रीजन भी तुम्हें बताया था। भाई रीजन क्या होता है? कार्बन की सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन का सरफेस जितना घिसता है उतना ही चिकना होता जाता है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम। कार्बन की क्या होती है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है, यानी गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन एक कंडक्टिंग मटेरियल है और साथ ही साथ मेटल के कंपैरिजन में इसका फ्रिक्शन काफी कम होता है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, जो कम्यूटेटर है वो कॉपर से बनता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बताया था ना। अगर कॉपर से या मेटल से मेटल को ही टच कराओगे तो वहां ना स्पार्किंग हो जाएगी रोटेशन के दौरान। इसीलिए कम्यूटेटर से ऐसा मटेरियल टच कराओ जो कि स्मूथ हो, स्मूथ होने से फ्रिक्शन कम, तो स्पार्किंग का चांस भी नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन के ब्रशेस को यूज करना चाहिए। इस रिगार्डिंग में पॉइंट लिखो, इन स्मॉल डीसी मशीन brushes are made of carbon, in small DC machine brushes are made of carbon, and in large DC machine they are made of metal graphite, electrographite एंड कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। ये तीन मटेरियल यूज होते हैं लार्ज डीसी मशीन में। अगला पॉइंट,
कार्बन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज which are useful in designing brushes। तो प्रॉपर्टीज लिखना कार्बन की, सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, अगला फ्रिक्शनलेस, तीसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, चौथा कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, इसका मतलब हाई टेम्परेचर आने से ये डैमेज नहीं होता है। ठीक है, कितना भी टेम्परेचर आ जाए इट विल नॉट गेट डैमेज, जल्दी डैमेज नहीं होता है। और अगला इट इंप्रूव्स कम्यूटेशन, ठीक है ना। कम्यूटेशन पे भी हम आगे आएंगे कि कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और ब्रशेस कम्यूटेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं। अगला एक पॉइंट और लिखो, इन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन लो वोल्टेज कार्बन ब्रशेस आर रिप्लेस्ड बाय हाई वोल्टेज कार्बन ब्रशेस to reduce circulating current and improve commutation, देखो क्या होता है ना, कम्यूटेशन के दौरान कॉइल में जो भी करंट फ्लो करता है, कॉइल में, वाइंडिंग में, कुछ भी कह लो, उससे क्या होता है, स्पार्किंग आने का चांस होता है। अब अगर तुम उस करंट को कम करना चाहते हो तो ऐसे ब्रशेस यूज करो जिनका रेजिस्टेंस हाई हो या जिनका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस वाला ब्रश लगाओगे तो करंट कम फ्लो करेगा और स्पार्किंग आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें तभी अच्छे से क्लियर होंगी जब हम कम्यूटेशन प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे, तो अभी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन नाम का जो मेथड है उसके अंदर ब्रशेस हाई वोल्टेज या हाई रेजिस्टेंस वाले यूज किए जाते हैं। अब देखो ब्रशेस से हमें क्या क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए अगर हम कंसेप्चुअली बात करें। सबसे पहला होता है कि नंबर ऑफ ब्रशेस इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखो पैरेलल पाथ्स का मैंने तुम्हें आइडिया पहले भी दिया था कि कॉइल्स को क्या करते हैं कि पैरेलल पाथ में डिवाइड कर देते हैं, जिससे मशीन की करंट रेटिंग बढ़ जाती है। देखो मैंने ऐसा डायग्राम बताया था ना। तो यहां पे कोई भी जो करंट आएगा आई, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी I/2 और नीचे भी I/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कितने पैरेलल पाथ बन रहे हैं, दो। और वही किसके बराबर होता है हमेशा, नंबर ऑफ ब्रशेस के। जब हम वाइंडिंग डिजाइन करेंगे ना तब ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से पैरेलल पाथ और किस तरह से ब्रशेस को काउंट किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब बात है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने लिए जाते हैं। जैसा मैंने बोला जब वाइंडिंग पढ़ते हैं तो देखो वाइंडिंग होती है दो तरह की, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ना, ये ए लिखा जाता है। लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल्स के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 के बराबर होते हैं। यानी लैप वाइंडिंग में कितने ब्रशेस लगेंगे, पोल्स के बराबर, और वेव वाइंडिंग में 2। लेकिन क्या होता है जब मल्टीप्लेक्स आ जाती है वाइंडिंग, तो ये वाला किसके लिए है, ये है सिंप्लेक्स के लिए। अब जैसे मान लो डुप्लेक्स आ जाए, इसका मतलब भी समझाऊंगा जब वाइंडिंग पढ़ेंगे। तो 2p हो जाता है, यहां 4। ऐसी जनरलाइज अगर कर दें मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के लिए तो ये हो जाता है mp और ये हो जाता है 2m। ठीक है,
m इज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी या ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी। अगर सिंप्लेक्स है तो m को 1 रखोगे, और अगर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है तो m को m रखोगे, जैसे डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3। इस तरह से m की वैल्यू रखी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। सेकंड, ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा वाइंडिंग के अंदर दोबारा आएगा, बट अभी भी अगर इसको याद कर लोगे तो आगे के लिए कैरी कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड, ब्रश ड्रॉप जो लिया जाता है, ब्रश ड्रॉप हमेशा लेना है 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच ब्रश। हमेशा 2 इंटू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा मत कहना 4 ब्रश हैं तो 4 इंटू कर दूंगा, 6 ब्रश हैं तो 6 इंटू कर दूंगा। हमेशा 2 इंटू, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो 4 ब्रश हैं, उसमें 2-2 ब्रश ना पैरेलल में आ जाते हैं। अगर पैरेलल में आ गए तो उनकी वोल्टेजेस ऐड नहीं कर सकते। अगर चारों ब्रश सीरीज में लगाओगे तभी तो चारों का वोल्टेज ऐड होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर 2-2 ब्रश सीरीज में पैरेलल में आ गए तो वोल्टेज ड्रॉप चारों का नहीं, सिर्फ 2 का ही काउंट करना होगा। तो ब्रशेस का कनेक्शन हमेशा ऐसा ही होता है कि सीरीज में हमेशा 2 ही ब्रशेस आएंगे। तो इसमें लिख लेना, irrespective of connection of the winding, irrespective of connection of the winding and number of parallel path, brush drop is always taken for 2 brushes। ठीक है, तो ब्रश ड्रॉप हमेशा 2 ब्रशेस के लिए ही लिया जाएगा। अगर कार्बन ब्रशेस की बात करें, कार्बन ब्रशेस, इसके लिए ब्रश ड्रॉप आता है 2 वोल्ट, यानी हर एक ब्रश का कितना है, 1 वोल्ट। तो 2 ब्रशेस का कितना हो गया, 2 वोल्ट। और अगर मेटल ग्रेफाइट लेते हो, अगर मेटल ग्रेफाइट लिया जाता है तो इसका ब्रश ड्रॉप आता है 0.5 वोल्ट। लेकिन ये जो 2 वोल्ट वाला है ना, ये ज्यादा कॉमन है, ये चीज न्यूमेरिकल के अंदर काफी ज्यादा यूज होती है। तो क्वेश्चन के अंदर ना हमेशा ये ध्यान देना, अगर उसने ईच ब्रश का ड्रॉप दिया है तो डबल कर लेना, और अगर सिर्फ इतना बोल दिया कि ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है तो वो डायरेक्टली वीबीडी ही होगा, तब तुम्हें डबल करने की जरूरत नहीं है। डबल कब करोगे, क्वेश्चन में क्या वर्ड ढूंढना है, ईच। अगर क्वेश्चन में ईच आ गया तब उसका डबल करके लेना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, जो शॉर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने क्या बताया था, देखो वही वाला मैं डायग्राम दिखा रहा हूं जो पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में देखा था। मैंने क्या बताया था, जैसे ये था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही था ना, बीच में हमने रोटर बना रखा था। अब मैं उतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाऊंगा जितना हमने पिछले वीडियो में देखा था। वो चीज मैंने समझा दी थी कि किस तरह से कनेक्शंस दिखाते हैं वाइंडिंग के। मैं सेकंड वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, जब हमने 45 डिग्री रोटेशन लेके देखा था, उसी में मैंने तुम्हें शॉर्टिंग बताई थी ना भाई। मैंने यहां दिखाया था 2-2 कॉइल्स रखी हैं, रोटेशन कुछ मैंने ऐसे लिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने नॉर्थ के अंदर क्या दिखाया था कि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड राइट में है। तो V क्रॉस B कैसे हो गया था, V क्रॉस B हो गया था, V से जब B की तरफ घुमाओगे आउटवर्ड्स तो इसमें डॉट आ गए थे और इसमें क्रॉस आ गया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि बीच में कम्यूटेटर रहता है हमारा, ये बीच में कम्यूटेटर था, इस टाइप से सेगमेंट आ गए थे 4 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया था 1 2 3 4।
हमारे कनेक्शन कैसे थे कम्यूटेटर पे? 1 वाला 1 में गया था और 1 में कौन सा गया था? 2 का नीचे वाला। 2 वाला 2 में गया था और 2 में कौन सा गया था? 3 का नीचे वाला। 3 वाला 3 में गया था और कौन सा गया था? 4 का नीचे वाला। 4 वाला 4 में गया था और गया था 1 का नीचे वाला। इस तरह के कनेक्शन थे। अब मैंने यहां पे ब्रशेस दिखाए थे तुम्हें, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, ये जो पहला ब्रश है 3 और 4 वाले को शॉर्ट कर रहा है और दूसरा ब्रश 1 और 2 वाले को। और मैंने क्या बताया था, कौन सी कॉइल शॉर्ट हुई थी? ये वाली कॉइल शॉर्ट हुई थी हमारी, जो 1 से निकल के 3 में गई थी और जो 3 से निकल के 1 में गई थी। कॉइल 1 और कॉइल 3। क्योंकि देखो ये जो कॉइल 1 थी ये 1 वाले कम्यूटेटर से जुड़ी थी और दूसरा हिस्सा 2 वाले कम्यूटेटर से, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया था? ब्रश। तो ये हो गई थी शॉर्ट। ऐसे ही कौन सी कॉइल शॉर्ट हो गई थी? 3 वाली। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉइल शॉर्ट हुई थी, मुझे ये देख के बताओ वो लाई कहां कर रही थी? वो लाई कर रही थी दोनों पोल्स के बीच में। लेकिन ब्रशेस एक्चुअल में कहां रखे गए थे? पोल्स के नीचे। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में कि ब्रशेस रखे तो पोल्स के नीचे ही जाते हैं, और वो कौन सी कॉइल को शॉर्ट करते हैं? जो पोल्स के बीच में होती है। अब हर बार डायग्राम में कम्यूटेटर दिखा पाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो कॉइल शॉर्ट होती है ब्रशेस को भी वहीं दिखा दिया जाता है। एक पॉइंट ये वाला लिखना, brushes are actually placed under the poles. Brushes are actually placed under the poles and the coil perpendicular to the poles, and the coil perpendicular to the poles gets short circuited due to brushes, and in order to represent this phenomena simply, we show the brushes at the location of coil being shorted. We show the brushes at the location of coil being shorted. इसका मतलब इसी डायग्राम को दिखाने का सिंपलेस्ट तरीका कुछ ऐसा होता, अगर सिंपल वे में दिखाना था, सिंगल लेयर डबल लेयर सब कुछ भूल जाओ, सिंपल ऐसे दिखाते, यहां पे डॉट था, यहां पे क्रॉस था और यहां दिखा दिए जाते ब्रशेस। ठीक है, एक्चुअल में तो ब्रश पोल के नीचे ही होता है, लेकिन दिखा कहां देते हैं? जिस कॉइल पे शॉर्टिंग आ रही होती है, ताकि हम ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने से बच जाएं, हमें कम्यूटेटर दिखाना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये होती है सिंपल रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात क्लियर हुई अच्छे से कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा डीसी मशीन का? उसमें कम्यूटेटर भी नहीं दिखाएंगे, बाहर ये बड़ा बड़ा हम लोग सर्कल करके भी नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से कनेक्शन है। उससे बेहतर हम क्या दिखा देंगे? ब्रशेस को वहां दिखा देंगे जहां शॉर्टिंग आई है। और इस डायग्राम को अगर पूरा करना है तो ऐसे भी दिखा दो जो यहां से कनेक्शन होने थे। इस टाइप। तो ये पूरा हो गया ना डायग्राम। अब देखो क्या होता है, यहां पे जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसको क्या लिख दोगे? एफ स्टेटर। इसको बोल देते हैं डी एक्सेस। डी एक्सेस माने डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी कभी पूछे, पोल्स की डायरेक्शन में जो एक्सेस होती है या पोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें लिखना, द एक्सेस
the axis along the magnetic field produced by the poles, the axis along the magnetic field produced by the poles is called as direct axis, is called as direct axis. अगला point, the axis at 90 degree, the axis at 90 degree electrical to direct axis is called q axis, is called q axis or quadrature axis, q axis और quadrature axis. अब मैंने क्या बोला, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेना है. अब हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2, मैकेनिकल एंगल. अभी हमने कितने पोल दिखाए हैं भाई, अभी हमने दिखाए हैं सिर्फ 2 पोल. तो जब P की जगह 2 रखोगे तो थीटा ई आ गया थीटा एम, यानी मैकेनिकल एंगल भी कितना लेना है फिर 90 डिग्री. तो इस पे जो 90 डिग्री पे एक्सिस आएगी ये क्या हो जाएगी, क्यू एक्सिस. बात मेरी क्लियर हुई. तो देखो जब ड्रॉ करते हैं ना तब तो मैकेनिकल एंगल देखना ही पड़ता है, बट रूल किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल. मैंने बताया था डायग्राम ड्रॉ करते हुए जो एंगल शो करते हैं जब मशीन ड्रॉ करते हैं दैट इज मैकेनिकल एंगल. लेकिन मैंने एक पोल पिच टर्म भी बताई थी जो कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है. तो जो एंगल्स इलेक्ट्रिकल में हैं पहले उन्हें मैकेनिकल में ले आओ और फिर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो. एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं. ये तो 2 पोल्स की बात हो गई. अब देखो ऐसे ही अगर 4 पोल होते हमारे पास, 4 पोल की टर्म्स में समझते हैं. देखो मान लो नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ. अब कितने पोल्स हैं भाई, 4 पोल हैं. मैंने बोला पोल के अलोंग जो एक्सिस होती है वो डी एक्सिस होती है. तो ये सभी कोई डी एक्सिस है, ठीक है. ये भी डी एक्सिस है, ये भी डी एक्सिस है, ये भी डी एक्सिस है और ये भी डी एक्सिस है. पोल के अलोंग जो एक्सिस होगी दैट इज योर डायरेक्ट एक्सिस. लेकिन अब हम क्या जानते हैं, 4 पोल होने की वजह से तो थीटा ई होगा 4/2 थीटा एम यानी 2 थीटा एम. तो थीटा ई 90 डिग्री होने का मतलब है थीटा एम का 45 डिग्री होना. इसका मतलब ये डी एक्सिस से 45 डिग्री पे जो एक्सिस निकलेगी दैट विल बी क्यू एक्सिस. तो ये हो गई क्यू और ऐसे ये हो गई क्यू, ये हो गई 45 डिग्री पे, ठीक है. इसीलिए पोल्स के बीच वाली एक्सिस कौन सी होती है, क्यू एक्सिस, और पोल्स वाली एक्सिस कौन सी होती है, डी एक्सिस. ये बात समझ आई. तो ये भी तुम्हारी क्यू है और ये भी तुम्हारी क्यू एक्सिस है, ठीक है ना. मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है. तो इस तरह से मशीन के अंदर किसी भी मशीन में 2 एक्सिस हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस. अब देखो यहां मैंने ब्रशेस को दिखाया कहां पे है, क्यू एक्सिस, जबकि एक्चुअल डायग्राम अगर इसका याद करो ब्रशेस कौन सी एक्सिस पे थे, डी एक्सिस पे. तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो. ब्रशेस आर प्रैक्टिकली प्लेस्ड अलोंग डी एक्सिस, brushes are practically placed along d axis but they are shown along q axis, but they are shown along q axis for simplistic representation, for simplistic representation. ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है. अब आगे चलते हैं, ठीक है ना. ब्रशेस को दिखाना क्यू एक्सिस पे जबकि वो प्रैक्टिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, डी एक्सिस पे. देखो चाहे तो हम लोग यहां पे जीएनए एमएनए की भी बात कर सकते हैं, बट अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं. जीएनए एमएनए अभी मैं तुम्हें सिर्फ डी एक्सिस और क्यू एक्सिस ही
एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीएनए एमएनए के बारे में मैं बात करूंगा लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन की बात आएगी, ठीक है। अभी उतना गहराई में नहीं जा रहे, तब मैं ब्रशेस के ऊपर वापस आऊंगा, ब्रशेस को शिफ्ट करके भी दिखाऊंगा, ये भी शो करूंगा कि किस तरह से न्यूट्रल एक्सिस पे ब्रशेस को रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ठीक है। अभी वो बात छोड़ते हैं। अब देखो इसी कारण से डीसी मशीन को शो कैसे कर देते हैं। ये डीसी मशीन है, ये जो है ना ये फील्ड वाइंडिंग है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड जो प्रोड्यूस करता है वो कॉइल की एक्सिस के अलोंग करता है, तो ये हो गई डी एक्सिस। मैंने बोला सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रशेस को इससे 90 डिग्री पे दिखाना है, यानी क्यू एक्सिस पे। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, क्यू एक्सिस। अब यहां से हमने मशीन के टर्मिनल्स निकाल दिए इस टाइप से, क्योंकि टर्मिनल जो है ना ब्रशेस से ही निकलेंगे। तो डीसी मशीन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब वो बात अलग है कि तुम ये डी एक्सिस और क्यू एक्सिस शो मत करो, बस ये एक फील्ड वाइंडिंग दिखा दो, एक सर्कल और दो ब्रशेस, ठीक है। तो ब्रशेस को शो कहां करना है, क्यू एक्सिस पे, रखे कहां जाते हैं, डी एक्सिस पे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और क्यू एक्सिस पे शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कम्यूटेटर नहीं दिखाना चाहते, तो मैं ब्रश को वहां दिखाऊंगा जिस कॉइल पे शॉर्टिंग आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किटिंग आ रही है ब्रशेस को दिखा वहां देंगे, जबकि एक्चुअल में ब्रशेस वहां नहीं रखे होते, ठीक है। आगे चलें, ब्रशेस वाला टॉपिक क्लियर है। तो ब्रशेस के अंदर मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर तुम्हें क्या बताया भाई, नंबर ऑफ ब्रशेस याद रखने के लिए बताया जितने पैरेलल पाथ होते हैं, और पैरेलल पाथ का तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया है लैप और वेव वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स के लिए। और दूसरी बात ये बताइए कि ब्रशेस होते डी एक्सिस पे हैं, शो किया जाता है क्यू एक्सिस पे। ये डी और क्यू का फंडा क्लियर है ना। पोल्स के अलोंग जो एक्सिस होती है वो डी एक्सिस, और उससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे जो एक्सिस है दैट इज क्यू एक्सिस। अब मैं अगले पे आ रहा हूं, अगला पार्ट है मशीन का, दैट इज आर्मेचर कोर। आर्मेचर के कोर के बारे में हमें बात करनी है, यानी जिसके ऊपर आर्मेचर की वाइंडिंग को लपेटा गया है वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा आर्मेचर कोर, ठीक है। तो इसमें लिखना आर्मेचर कोर इज जनरली मेड ऑफ, आर्मेचर कोर इज जनरली मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, and it is laminated, and it is laminated in order to reduce eddy current loss, in order to reduce eddy current loss। लैमिनेशन का तो पर्पस ही एडी करंट लॉस कम करना होता है, ठीक है। और मैंने तुम्हें यह भी दिखाया था जब डीसी मशीन का कंप्लीट डायग्राम दिखाया था कि आर्मेचर के अंदर स्लॉट और टीथ बने रहते हैं, स्लॉट के अंदर वाइंडिंग प्लेस करते हैं और बीच बीच में क्या रहते हैं, टीथ। और मैंने बताया था स्लॉट बनाने का रीजन भी क्या होता है, वरना वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वाइंडिंग निकल जाएगी। तो आर्मेचर का कोर हमने कैसे शो किया था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया था, इसके अंदर स्लॉट्स बना दिए थे। मैंने बताया था ना स्मूथ सरफेस होगा तो वाइंडिंग टिकेगी कैसे, तो स्लॉट बनाना तो बहुत जरूरी है। तो अगर वाइंडिंग को तुम टिकाना चाहते हो कोर पे, तो उसके अंदर स्लॉटिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, इस टाइप से मैं दिखा देता हूं। तो मैंने ये बताया था ना, ये जो जगह छोड़ी जाती है, दीज आर
स्लॉट्स, और ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज टीथ। और वाइंडिंग को ये स्लॉट्स के अंदर प्लेस करते हैं सो दैट इट इज मैकेनिकली सपोर्टेड। ठीक है, तो ये जो पूरा मैग्नेटिक मटेरियल है जो सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है इसको कहते हैं आर्मेचर कोर। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखना, आर्मेचर कोर provides mechanical support to the armature winding by placing the winding in the slots. अगला पॉइंट, armature provides low reluctance path to the main field flux। अब जरा देखना क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना कि किस तरह से फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो फ्लो करता है। अब मैंने पहले भी क्या बताया था कि हम लोग दो लाइंस दिखाते हैं निकलते हुए एक पोल से, ऐसे ही बताया था ना, एक लाइन ऐसे आएगी, अब देखो ये कैसे फ्लो कर जाएगी, इस तरह से गई और इसने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आई, फिर इसने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। फिर इसने अपना पाथ ऐसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब मैंने बोला था एक पोल से जो दो लाइंस निकलती हैं उसको बोलते हैं फाई, और योक के अंदर एक ही लाइन होती है इसीलिए योक कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स। ऐसे ही तो देखो आर्मेचर में किसी भी पॉइंट पे देख लो एक ही लाइन दिख रही है, इसलिए आर्मेचर में भी कितना फ्लक्स कैरी होता है, 5/2। तो ये वाला पॉइंट भी लिखना, आर्मेचर कोर ओनली कैरीज हाफ ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स पर पोल। ये जो फाई है इसे कहते हैं फ्लक्स पर पोल, क्योंकि किसी भी एक पोल के नीचे का फ्लक्स देखोगे तो वो फाई है, और इसका आधा पार्ट जाता है आर्मेचर में क्योंकि दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। मेरी बात क्लियर हुई, आर्मेचर में 5/2 जाएगा। अगला पॉइंट, इन डीसी मशीन ओपन स्लॉट्स आर प्रेफर्ड because winding procedure is easy. Second, commutation is improved. Third, flux distribution is non-uniform, so harmonics are generated. देखो ये स्लॉट्स के बारे में मैं तुम्हें आगे चल के पढ़ाऊंगा जब एसी मशीन की बात करेंगे। ओपन स्लॉट का मतलब बस ये होता है जिस स्लॉट का ये जो फेस है ये खुला रहे, इसको बंद नहीं करना है ऊपर से स्लॉट को, तो उसे क्या बोलोगे, ओपन। बंद कर दोगे तो क्लोज्ड। ओपन में वाइंडिंग लपेटना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू क्लोज स्लॉट, क्योंकि देखो क्लोज हो जाएगा ना तो यहां से तुम्हें वायर डालनी पड़ेगी। ओपन है तो आराम से लपेट सकते हो इस तरह से, लेकिन क्लोज्ड है तो जैसे कि हम सुई के अंदर धागा डालते हैं ना, उस होल में हमें वायर पास करानी पड़ेगी या उस होल में से वाइंडिंग पास कराई जाएगी। लेकिन जब तक ओपन है तो सीधा तुम इस तरीके से इसके अंदर वायर वाउंड कर सकते हो। तो तीन तरह के स्लॉट्स होते हैं, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे ओपन, सेमी ओपन और क्लोज स्लॉट होते हैं। इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी मिलेगी जो हार्मोनिक्स वाला पॉइंट मैंने लिखवाया है। ठीक है, कम्यूटेशन, हार्मोनिक्स, इन सब की बातें हो जाएंगी जब कभी हम लोग स्लॉट्स कवर करते हैं। और ये चीज मैं अभी से बता रहा हूं, स्लॉट्स के बारे में मैं कवर करूंगा एसी मशीन में, मेनली इंडक्शन मशीन के अंदर बात करूंगा, क्योंकि तब तक हार्मोनिक्स का भी अच्छा आइडिया हो चुका होगा। और हार्मोनिक्स का आइडिया अगर तुम्हें मिल जाएगा
तो मैं हार्मोनिक टॉर्क, कॉगिंग, क्रॉलिंग, ये सब चीजों के बारे में भी बात कर सकता हूं। ठीक है, तो आर्मेचर कोर के अंदर इतना ही है। क्या याद रखने वाली बात है कि आर्मेचर कोर में जो फ्लक्स जाता है दैट इज 5/2। दूसरी बात, कौन से स्लॉट यूज होते हैं? ओपन स्लॉट। अब अगले पार्ट पे आता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन का, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में देखो जो भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे ना, ये कॉन्सेप्ट सीधे कैरी ओवर हो जाएंगे सिंक्रोनस और इंडक्शन के अंदर। तो इसको एक जनरल टॉपिक की तरह पढ़ना। बहुत सारी किताबों के अंदर इसको एक चैप्टर ही बना के दे दिया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के कॉन्सेप्ट जनरल हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को सिर्फ डीसी मशीन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, वाइंडिंग के बारे में जो भी चीज पढ़ोगे उसको ये मानोगे दैट इज जेनरिक, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी मशीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं, किसकी बात करोगे? रोटेटिंग मशीन की। अब देखो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है तो समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉइल तुम इस आर्मेचर कोर पे लपेटोगे उसे क्या बोल दोगे? आर्मेचर वाइंडिंग। ये दो तरह में डिवाइड हो जाती है। पहली कहलाती है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले समझो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मेरा आर्मेचर है, इसमें भाई मैंने दो स्लॉट्स बना दिए। अब ये जो दो स्लॉट है ना, इसी में मैंने पूरी वाइंडिंग लपेट दी। कैसे? जैसे एक टर्न ये लेके गया, मैं पीछे से लाया, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, इस तरह से अगर पूरी वाइंडिंग दो ही टर्न्स में, दो ही स्लॉट्स में लपेट दोगे, लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक कंडक्टर डालते चले जाओगे, तो उसे बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। मान लो इस तरह से मैंने यहां पे 100 टर्न्स दो ही स्लॉट्स में डाल दिए हैं। अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है ना कि स्लॉट्स बना लिए जाते हैं ज्यादा। तो इस तरह से ना ज्यादा स्लॉट्स बना के वाइंडिंग को उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे देखो यहां पे कितने स्लॉट्स हैं, एक बार मैं काउंट कर लेता हूं। एक बार काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मान लो 17 स्लॉट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जैसे इसको 17 की जगह ना कहीं पे एक स्लॉट में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। अब देखो 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 स्लॉट हो गए। मान लो यहां 100 टर्न ना होके 90 टर्न्स होते। अब मैं क्या करूंगा, हर दो स्लॉट में 10-10 टर्न डालता जाऊंगा। जैसे मान लो 18 हैं तो 18 को 9-9 के ग्रुप में डिवाइड कर लो, तो 1 और 10, 1 और 10 में इस तरीके से, इस तरह से मैं 10 टर्न डाल दूंगा। फिर 2 और 11 में
इस टाइप से। तो 10-10 टर्न 2-2 के ग्रुप में डालते जाओ। कितने ग्रुप बना रहा हूं? 9 ग्रुप बना रहा हूं। 9 ग्रुप कैसे? 1 और 10, 2 और 11, 3 और 12, इस तरह से 4, 13, 5, 14, 6, 15, 7, 16, 8, 17 और 9, 18। ये 9 ग्रुप बन गए। इसमें टर्न्स 10 डाले, 10, 10, 10, आ गए ना 90 टर्न्स। तो अगर 90 टर्न्स पूरे में डिवाइडेड हैं, पूरे चारों तरफ डिवाइडेड हैं, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और 2 ही स्लॉट में सारे टर्न बना दिए जाएं, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। मेरी बात क्लियर हुई? ये ज्योमेट्रिकली क्लियर है ना? विजुअलाइज कर पा रहे हो कि क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड का? तो कॉन्सेंट्रेटेड में लिख लेना, all the turns are present, all the turns are present in only 2 slots, in only 2 slots. Distributed में लिखो, the turns are distributed throughout the periphery. अब बात है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का यूज कहां होता है? इसका यूज अगर डीसी मशीन में बात करें तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर होता है। देखो, फील्ड पोल पे मैंने कभी भी वाइंडिंग बांटी नहीं थी। मैंने कैसे दिखा दिया था कि यहां पे डॉट है तो यहां पे क्रॉस, यानी एक ही जगह सारे टर्न्स लपेटे हुए दिखाए थे ना, तो वो कौन सी वाइंडिंग हुई? वो हुई कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन आर्मेचर में क्या दिखा रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल क्या हुआ? डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का? सेलिएंट पोल मशीन, जो सिंक्रोनस मशीन होती है, उसकी भी फील्ड वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड ली जाती है। बाकी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, सिवाय किसके? फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन और फील्ड वाइंडिंग ऑफ सेलिएंट पोल मशीन। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग देखने मिलेगी, अदरवाइज हर जगह कौन सी वाइंडिंग होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में फायदा क्या होता है कि जो वाइंडिंग है, जो टर्न्स है, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी वजह से टर्न्स का जो वेट है वो भी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां पे टर्न्स एक ही जगह हैं तो वहां वेट ज्यादा होगा और बाकी जगह वेट कम होगा। तो अगला पॉइंट लिखो कॉन्सेंट्रेटेड में, वेट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में लिखो, वेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है? तो वेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है ना कि वाइब्रेशंस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते। अगर वेट नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसको घुमा पाना थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा लगता है। ठीक है? मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? ये क्लियर है? 2 तरह की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही आर्मेचर वाइंडिंग को 2 और कैटेगरीज में बांट सकते हो, जिसको कहते हैं क्लोज्ड और ओपन। तो नेक्स्ट लिखना, क्लोज्ड एंड ओपन वाइंडिंग, क्लोज्ड एंड ओपन वाइंडिंग। अब देखो, डीसी मशीन में जब कम्यूटेटर लगता है तो क्या होता है? जैसे हमने सिंपल सी एक कॉइल बनाई थी, तो हम कैसे बना रहे थे जब मैं डीसी जनरेटर का वर्किंग एक्सप्लेन किया हूं कि ये कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं वो सेम रिंग पे खत्म होते हैं, जिसके बीच में क्या होती है? माइका। ये सेम रिंग थी जिसको स्प्लिट रिंग बोला था। और एसी मशीन में मैंने कैसे बताया था? ये एक रिंग से जुड़ा था और ये दूसरी रिंग से, यानी वाइंडिंग के दोनों एंड अलग अलग रिंग पे जाके खत्म हुए, जबकि डीसी मशीन में दोनों एंड सेम रिंग पे खत्म हुए। तो जब सेम रिंग पे वाइंडिंग, यानी जिस रिंग से शुरू हो रही है उसी रिंग पे खत्म होगी, तो क्लोज्ड वाइंडिंग। और वाइंडिंग
जब एक रिंग से शुरू होके खत्म दूसरी रिंग पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन वाइंडिंग। तो इसमें लिखना क्लोज्ड वाइंडिंग is present in commutator machine. Closed winding is present in commutator machine such as DC machine, so it starts and ends at the same point, but an open winding is generally seen in AC machine, where the winding terminates at a suitable slip ring, ठीक है। तो यहां पे ये वाली रिंग्स कौन सी थी? स्लिप रिंग्स। ये क्लासिफिकेशन समझ आया अच्छे से कि ओपन और क्लोज वाइंडिंग क्या है और तुम्हारी कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी क्या होती है, ठीक है। तो ये अभी हमने बस आर्मेचर वाइंडिंग को ना इंट्रोड्यूस किया। आर्मेचर वाइंडिंग खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इसको ना हमें कवर करने में टाइम लगेगा। एकदम से इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि जो कि बहुत क्विकली कवर हो जाए, लेकिन अगर इस पे अपना कमांड बना लोगे ना आर्मेचर वाइंडिंग पे, तो कंस्ट्रक्शन वाइज ना तो तुम्हें सिंक्रोनस में दिक्कत आएगी, ना ही कहीं इंडक्शन के अंदर दिक्कत आने वाली है। इसीलिए इसको बहुत डिटेल में हमें कवर करना है। तो मैं आर्मेचर वाइंडिंग स्पेसिफिक जितनी भी बातें हैं अगले लेक्चर में अलग से करूंगा, बट अभी के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में मैंने सिर्फ क्या बताया तुम्हें? कॉन्सेंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लोज्ड और ओपन, ठीक है। इतना क्लियर रखो। आगे बातें आर्मेचर वाइंडिंग की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।